नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी का प्रथम पर्व पूर्ण हो चुका है। प्रथम पर्व से जुड़े 18 भाग का वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय पर्व को भी हमने शुरू कर दिया है। द्वितीय पर्व का भाग 1 पूर्ण हो चुका है। आप इसका भी वीडियो मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम द्वितीय पर्व, जिसका शीर्षक है दिशा की खोज, उसका भाग 2 पूर्ण करेंगे। वहाँ से हटकर वह कई व्यक्तियों के पास रहा, कई स्थानों पर घूमा, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। जैसे एक बार फिर वह दिशाहारा हो उठा हो। आज रंगून में दिखाई देता तो कल पैगू या उत्तरी बर्मा भाग जाता। पोंगी बौद्ध साधु बनकर घूमना उसके लिए उतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। लेकिन प्रश्न अब केवल उसी का नहीं था। देश में छोटे भाई बहन को निराश्रित छोड़ आया था। इसलिए 5-6 महीने के उच्च श्रृंखल जीवन के बाद उसने एग्जामिनर पब्लिक वर्कर अकाउंट्स के दफ्तर में 30 रुपये मासिक पर एक अस्थायी नौकरी कर ली। पब्लिक वर्कर्स अकाउंट्स बर्मा के डिप्टी एग्जामिनर श्री मणिंद्र कुमार मिश्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में हिसाब की जांच करने पैगू आए थे। उस समय शरद उनके रिश्ते के एक भाई के पास यहीं रहता था। उसके मधुर कंठ के कारण वह उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने मित्र महोदय के सम्मान में सांध्य भोज का प्रबंध किया। उसमें अनेक मित्र आमंत्रित होकर आए। शरद तो था ही। उसका गाना सुनने को सभी आतुर रहते थे। पुकार हुई, शरदा वही होए जीवन वल्लभ, साधन दुर्लभ हो हे, गीत सुनाओ। वह बार बार मना करता रहा, परंतु बिना सुनाए मुक्ति कैसे मिल सकती थी। सभ्य समाज से जोड़ने वाला यही एक गुण तो उसके पास था। इसलिए एक ही नहीं, कई और गीत भी सुनाने पड़े। जितनी देर गाता रहा, मिश्र महाशय मंत्रमुग्ध सुनते रहे। वे अत्यंत सरल प्राण सहृदय व्यक्ति थे। गदगद होकर बोले, शरदा, निश्चय ही आपके स्वर में माधुर्य है। शरद मुस्कुराकर रह गया, परंतु इसी सूत्र को लेकर वह दोनों शीघ्र ही दोस्ती के अटूट बंधन में बंध गए। उन्हीं की कृपा से उसे यह नौकरी मिल सकी थी। उसका कार्यकाल समाप्त होने पर वह रंगून आकर उन्हीं के पास रहने लगा। लेकिन 1 महीने के बाद ही वह फिर पैगू चला गया। वहाँ उसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पैगू डिवीज़न के कार्यालय में काम मिल गया था। उसने चतुर्थ श्रेणी के पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट अकाउंटेंटशिप की परीक्षा भी दी, पर सफल ना हो सका। एक के बाद एक कई नौकरियां उसे मिली, लेकिन वह सब अब अस्थायी थी। बीच बीच में बेकार रहना पड़ता था। इस बेकारी का अर्थ था बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, शिकार करना या फिर
गुरुवे वस्त्रों की शरण लेना। पोंगी बनकर वह अपनी चिर परिचित दिशाहीन यात्रा पर निकल पड़ता। थक जाता तो फिर रंगून लौट आता। बर्मा में हर व्यक्ति को जीवन में एक बार पोंगी बनना ही होता है। उसकी अवधि 7 दिन से लेकर जीवन पर्यंत हो सकती है। उस वेश में उन्हें खूब सम्मान मिलता है और वह बहुत कुछ करने को स्वतंत्र होते हैं। चरुट सिनेमा कुछ भी वर्जित नहीं होता, इसलिए शरद को यह वेश धारण करने में कोई असुविधा नहीं होती थी। वैसे भी लंबे लंबे बालों और दाढ़ी से उसे विशेष प्रेम था। बाउलों का वेश था ना। सोचता होगा बाउलों के वेश में एक तारा लिए गाता रहूं, घूमता रहूं। आखिर मित्र महोदय की कृपा से उसे एग्जामिनर, पब्लिक वर्कर, अकाउंट्स रंगून के दफ्तर में अस्थायी क्लर्क की स्थायी नौकरी मिल गई। वेतन था 50 रुपये मासिक, जो 3 माह बाद ही संतोषजनक कार्य के कारण 65 रुपये हो गया। लगा जैसे उसका अनिश्चित और एक दृष्टि से बोहेमियन जीवन समाप्त हो गया है। 10 वर्ष बाद जब उसने त्यागपत्र दिया तो उसका वेतन 90 रुपये तक पहुंच गया था और उसका यह विभाग अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में मिल गया था। अभी भी वह मणिन्द्र मित्र के पास रहता था। दोनों संगीत और दर्शन की चर्चा करते अगाते नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह मित्र महाशय के बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देता था। रंगून में बंगालियों का अपना एक क्लब था, बंगाल सोशल क्लब। प्रतिदिन संध्या को लोग यहाँ इकट्ठे होकर संगीत, नाटक और अध्ययन में भाग लेते थे। उसके सदस्यों में अधिकतर सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए शरद भी उस क्लब में आने लगा और शीघ्र ही वहाँ का प्रमुख गायक हो गया। उसके मधुर कंठ से रविंद्रनाथ के गीत सुनकर भावुक श्रोता रस विभोर हो उठते। नीलकंठ, निधु बाबू, दशरथी राय आदि प्राचीन कवियों के गीतों के अतिरिक्त वैष्णव पदावली तथा दूसरे दोहे और भजन भी यह खूब गा लेता था। बाउल गान और कीर्तन की विशेषता उसके कंठ का परम पाकर और भी दीप्त हो उठती। उस दिन जब उसने ज्ञान दास का यह पद गाया, तो मारी गर्भे गर्भिणी राई, रूप सी तो मारी रूपे, तो लगा जैसे उसका रुग्ण क्षीण कंठ संगीत के भार से फट जाएगा। प्राणों की वह वेदना कैसी अद्भुत थी। कैसा था वह मार्मिक क्रंदन जो संगीत के भीतर से होकर सभी के मर्म में प्रवेश कर गया। उस क्षण उसने न जाने कितने भक्त पाए। और उसी दिन क्यों, शरद जितना भागता था दफ्तर के संगी साथी उतना ही उसको पकड़ते थे। में किसी के पास हारमोनियम था। न जाने कब से उस पर धूल चढ़ रही थी। उसी को झाड़ पोंछ कर एक दिन मित्रों ने शरद को थमा दिया। बोले, शरदा, आज तो गाना ही होगा। और उसे गाना पड़ा। श्रीमुख पंकज देख बोले हे, ताई ऐसे छिलाम एक गोकुले, अमाय स्थान दिए राई चरण तले। उन स्थानों ने
यह गाना एक सुगायक के मुख से भी सुना था। संगीत विद्या के व्याकरण की दृष्टि से उसका गाना शरद से श्रेष्ठ था, परंतु जहाँ तक प्राण का संबंध है वह निश्चय ही शरद के कंठ में अधिक था। इसलिए तो उस दिन यह गीत सुनकर वह लोग हंस पड़े थे, लेकिन आज आंखों से अविरल अश्रु बहा रहे थे। बहुत वर्षों बाद शेष प्रभु के संस्था ने विश्वनाथ का परिचय देते हुए लिखा, इसके अतिरिक्त वह शराबी भी है। शराबी होने के कारण वह आवारा कॉलेज की प्रोफेसरी से भी निकाला गया है और कभी कभी शायद वैश्यागमन भी करता है। हाँ, वह गवैया बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसलिए इन तमाम कारणों के बावजूद वह मजलिसों में आदर के साथ बुलाया जाता है। क्या एक उसका अपना ही चरित्र नहीं है? क्या यह उसका अपना ही चरित्र नहीं है? सुगायक के रूप में उसकी ख्याति शिवनाथ से कब नहीं थी। इसी मधुर कंठ के कारण उसने मजलिस में आदर पाया और पाए अपने मित्र। इसी समय के आसपास प्लासी युद्ध के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्री नवीन चंद्र सेन रंगून आए। बंगाल सोशल क्लब से एक दिन उनके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर मणिन्द्र नाथ ने शरद से आग्रह किया, शरदा, इस सभा में अभ्यर्थना गीत आपको ही गाना होगा। उसने गाया, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकर। मित्रों की गोष्ठी में निसंकोच वह गा सकता था, लेकिन विशाल जनसमूह के सामने गाना या भाषण देना उसके लिए असंभव था। अपने को छिपाने की प्रवृत्ति उसमें भयानक रूप से बढ़ चुकी थी। वह दम्भ नहीं थी आत्मविश्वास की कमी। इसलिए पलायन में ही उसे सुख मिलता था, लेकिन पर्दे के पीछे बैठने से कंठ का माधुर्य तो नष्ट नहीं होता। इसलिए उस दिन उसका गाना सुनकर सभा ही स्तब्ध नहीं हुई, स्वयं सेन महाशय भी विभोर हो उठे। रविंद्रनाथ का एक गीत भी उसने गाया। समाप्त होने पर सेन महाशय ने कहा, मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वह तो अब तक वहाँ से पलायन कर चुका था। कविवर ने कहा, इतने मधुर कंठ से बंगला संगीत बहुत कम सुना है, आप उसे ढूंढ कर लाइए। बार बार अनुरोध करने पर भी शरद उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जब किसी तरह दुधवा भी तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। सेन महाशय जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुंचकर वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अंतिम पैड़ी पर पैर रखते ही उसने देखा कि सामने ड्राइंग रूम है और कविवर सेन रंगून हाईकोर्ट के जज श्री यतेंद्रनाथ सरकार से बातें कर रहे हैं। सहसा वह पीछे मुड़ा और तेजी के साथ नीचे उतरता चला गया। आवाज़ होने पर सब लोग बाहर आए। चकित विस्मित सेन महाशय ने देखा कि ऊपर सीढ़ी पर एक जूता पड़ा हुआ है और शरद नंगे पैर भागे जा रहा है। लेकिन एक दिन शरद को उनके घर आना ही पड़ा। वह बोले, आपका गाना सुनने की आशा से मैं प्यासे चातक के समान ललायत हूँ। शरद ने उत्तर दिया, मैं गाना सुनाने नहीं आया हूँ। आपके पुत्र निर्मल चंद्र सुगायक हैं, उनका गाना सुनने आया हूँ। कविवर बोले,
शरद चंद्र के साथ निर्मल चंद्र की तुलना नहीं है। उस समय रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी रामकृष्णानंद वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आज यहाँ निर्मल चंद्र, शरद चंद्र और नवीन चंद्र सभी उपस्थित हैं, पर मैं शरद सुधा पान करना चाहता हूँ। लेकिन शरद निर्मल चंद्र से पहले गाने के लिए किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ। पहले निर्मल चंद्र ने गाया और फिर शरद ने। आमार रिक्त शून्य जीवने, सखा बाकी किच्छु नाई। दो दाओ बाची वार मत तारे, बेसी नाई चाही। कविवर निर्मल चंद्र जैसे विभोर हो उठे। बोले, आपके गाने के भाव उद्दीपन से वही चिर सुंदर मन में उतर आया है। नहीं जानता था कि रंगून में ऐसा रत्न छिपा है। मैं आज आपको रंगून रत्न की उपाधि देता हूँ। लेकिन क्या वह इस उपाधि की रक्षा कर सका? उपेक्षा और अभिमान से एक दिन उसने कंठ के माधुर्य को खो दिया। धीरे धीरे संगीत से अरुचि होने लगी। दूसरा गीत गाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पहला गीत गाते गाते ही वह उठकर भाग जाता। मित्र कहते रह जाते, शरदा, यह क्या किया? घाट पर लाकर नाव डुबो दी। दूसरा गीत नहीं गाते तो ना गाओ, इसे तो पूरा कर दो। लेकिन उसने कभी किसी के अनुरोध की चिंता नहीं की और एक दिन इस अस्थिर चंचल स्वभाव ने संगीत के रस को सोख लिया। लोग भूल गए कि शरद गाना भी जानता है। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। गाते गाते वह थक जाता था। इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक था। वह निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ को परे धकेल कर सर्वोपरि हो उठा। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पलायन के पीछे उसके लेखक बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।